मुस्लिम इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। ये वो साम्राज्य था जिसने 3 महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों पर राज किया था। यह महाद्वीप थे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। आज के तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मिसोडोनिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे देश इसके कब्जे में हुआ करते थे। यह साम्राज्य करीब 600 सालों तक दुनिया के नक्शे पर बना रहा। इसमें कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस्लाम के प्रसार में बड़ा रोल भी अदा किया। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग इन पर कब्जा हुआ करता था। इसलिए साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को बढ़ाया बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने साम्राज्य को काफी ताकतवर बनाया। कहा जाता है कि ये वो साम्राज्य था जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ रहा करते थे। वह सुन्नी एम्पायर था, लेकिन कहा जाता है कि इसके काल में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब मिलकर एक साथ रहते थे। लेकिन फिर भारत की वजह से यह साम्राज्य खत्म हो गया। ये वो कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है एक खोज से। आज हम आपको इसी साम्राज्य की कहानी सुनाने वाले हैं और जानेंगे कैसे खड़ा हुआ यह साम्राज्य और कैसे 600 सालों तक सत्ता में बना रहा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप में ही साम्राज्य का पतन हो गया। अब ये सब पता चलेगा आपको हमारे इस वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो आप खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी साल 1290 में, यानी 13वीं सदी के आखिर में। ये वो दौर था जब रोम के बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो रहा था। रोम एक वक्त में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। बाद में ये 2 हिस्सों में बट गया, एक वेस्टर्न एम्पायर और दूसरा ईस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर और भी कई सालों तक सत्ता में बना रहा। इसी को आगे चलकर बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी, जिसे आज इस्तांबुल शहर के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य भी 13वीं सदी तक आते आते सिमट कर थोड़ा रह गया था, कमजोर पड़ गया था। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे। इसी बाइजेंटाइन साम्राज्य पर जीत हासिल की थी ऑटोमन साम्राज्य के पहले राजा उस्मान ने। बता दें, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब ही उस्मान होता है, इसलिए सल्तनत को भी ऑटोमन कहा जाता है और उसे उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत साल 1299 में अनातोलिया नाम के शहर से हुई थी। ये एक तुर्क राज्य था जो आज के तुर्की को पड़ता है। खैर, उस्मान ने अपने राज्य को आगे बढ़ाते हुए बाइजेंटाइन को एक महत्वपूर्ण शहर स्वागत पर कब्जा कर लिया। ये शहर उनकी पहली राजधानी बना। उसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर से उस्मानिया सुल्तनत ने कई लड़ाइयां लड़ी और धीरे धीरे बाइजेंटाइन साम्राज्य को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। उस्मान की मृत्यु के बाद उनका बेटा और हंस सुल्तान बना। उसने अपने पिता के साम्राज्य को 3 गुना बढ़ाया। उसने बसरा शहर का कब्जा कर लिया और साथ साथ यूरोप के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा बनते हैं मुराद फर्स्ट, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को सर्बिया और बुल्गारिया तक बढ़ावा दिया। ऑटोमन साम्राज्य मध्यम गति से दुनिया पर फैलता जा रहा था, लेकिन इसको असली गति की तब मिलती है जब गद्दी पर बैठते हैं बायजीद प्रथम। इनके शासन में ऑटोमन साम्राज्य ने कई बड़े युद्ध जीते। इन्हीं की शासनकाल में ईसाइयों ने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। साल 1391 में बायजीद ने कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी की। उस वक्त यह शहर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अपनी राजधानी को बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया के शासक मैनुअल फर्स्ट ने ईसाई देशों में मदद की गुहार लगाई। उनकी मदद के लिए आगे आए कई ईसाई देश, जैसे कि हंगरी, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके साथ ही रशिया और फ्रांस के सम्राटों को ईसाइयों के धार्मिक गुरु पाप ने इकट्ठा करके युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध को इतिहास में सालवी का युद्ध कहा जाता है, जो साल 1394 में हुआ था। इस युद्ध में बायजीद ने अकेले ही संयुक्त सेना को हरा दिया था, जो उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत का जश्न बायजीद मनाते उससे पहले कि ईस्ट की ओर से उनके साम्राज्य पर आदम का तैमूर और बायजीद के बीच साल 1402 में अंकार की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तैमूर ने बायजीद को हरा दिया। कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे बड़े मुस्लिम सम्राट को तैमूर ने सोने के पिंजरे में कैद कर लिया था।
और इसी कैद से बायजीद की मृत्यु हो गई थी। तैमूर की इस तबाही से ऑटोमन साम्राज्य को उभरने में 11 साल लगे। जब महमूद फर्स्ट ने गद्दी संभाली, हालांकि इसके बाद यह राज्य लगातार आगे बढ़ता रहा और आखिर में साल 1453 में 20 साल के ऑटोमन राजा महमूद द्वितीय ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी बाजेंटाइन एम्पायर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। महमूद द्वितीय ने ऑटोमन यानी तुर्क सेनाओं का नेतृत्व करते हुए बाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी के प्राचीन शहर कॉन्स्टेंटिनो को पुल पर चढ़ाई कर दी और उसने अपने अधीन कर लिया। इसी बाजेंटाइन साम्राज्य के 1000 सालों के शासन ने इसे बाजेंटाइन साम्राज्य के 1000 सालों में शासन का अंत हो गया। सुल्तान महमूद ने इसे ऐतिहासिक शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा और ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना दिया। महमूद ने शासनकाल में इस्तांबुल व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। महमूद ने अपने समय में एक बड़ा बदलाव किया कि उन्होंने सभी धर्मों को महत्व देना शुरू कर दिया। उनसे पहले तक ऑटोमन साम्राज्य के राजा इस्लाम को साथ लेकर चलते थे, लेकिन महमूद ने इस परंपरा को बदल दिया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुस्तुनतुनिया जैसे शहर में ज्यादातर ईसाई रहा करते थे और उन पर शासन करने के लिए जरूरी था कि धार्मिक उन्माद को छोड़ दिया जाए। साल 1481 में महमूद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र बायजीद द्वितीय नया सुल्तान बना। इस टाइम पीरियड तक ऑटोमन एम्पायर का दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मार्ग पर कब्जा था, फिर चाहे वो वेस्ट ऑफ होमोस हो या भूमध्य सागर या फिर अरब के यूरोप का लैंड रूट ही क्यों ना हो। यही वजह है कि ऑटोमन एम्पायर ने आर्थिक तौर पर खूब समृद्धि हासिल की, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाते सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसे हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में, वैसे ही सुल्तान सुलेमान को ऑटोमन का सबसे खास सुल्तान माना जाता है। इनके काल में ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर बगदाद, अल्जीरिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों को उन्होंने जीत लिया था। सुलेमान को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था में बदलाव करके सबके लिए एक कानून को लागू किया था। उन्होंने लिटरेचर और आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया। यही वजह है कि उनके टाइम को इस्लाम के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन जैसे हर साम्राज्य का समय बढ़ता है वैसे ही इस साम्राज्य का भी समय बदलता और साल 1600 के दशक के ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप पर अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। वजह थी यूरोप में आने वाली औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण की शुरुआत। इस दौर में यूरोप के देशों ने बड़े पैमाने पर तरक्की की। ये वही समय था जब यूरोप के देशों ने अलग अलग समुद्री रास्तों को खोजना शुरू कर दिया। इसी दौरान भारत, चीन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के व्यापारिक रिश्ते भी बने। यूरोपियन देशों ने अफ्रीका केप ऑफ गुडा को खोज लिया था, जहां से आगे बढ़कर वो भारत और एशिया के बाकी देशों से जुड़ गए। यही वो खोज थी दोस्तों जिसने ऑटोमन साम्राज्य को पतन की ओर ढकेल दिया था। इसी खोज की वजह से ये वहां की सत्तागिरी थी। इस खोज का नुकसान ये हुआ था कि अंग्रेजों और यूरोपियों को ऐसा रास्ता मिला जिसके बाद उन्हें ऑटोमन कब्जे के वाले व्यापार मार्ग पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। यानी कि जिस व्यापार के सहारे ऑटोमन साम्राज्य मजबूत हुआ था उसकी नींव हिल गई थी। इसके चलते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया और बाद में इसके कमजोर शासकों ने इसे और कमजोर कर दिया। इसी दौरान साल 1683 में ऑटोमन यानी तुर्कों को वियना की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनकी पहले ही खराब स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इसके बाद अगले 100 सालों में ऑटोमन साम्राज्य ने अपने कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को खो दिया। साल 1830 में ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से लड़कर अपनी स्वतंत्रता हासिल की। फिर साल 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रोमानिया, सर्बिया और बुल्गारिया को भी ऑटोमन साम्राज्य से आजाद करा लिया। इस तरह से जो साम्राज्य दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था उसके टुकड़े होना शुरू हो गए।
अब ऑटोमन बस एक नाम का नाम साम्राज्य हुआ बन गया था। पूरी तरह से खत्म होने के लिए बस उसे एक धक्के की जरूरत थी, और वो धक्का लगा साल 1914 में, जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑटोमन ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी देश जैसी केंद्रीय शक्तियों को अपना समर्थन देकर पहले वर्ल्ड वार में जुआ खेला, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जर्मनी युद्ध में हार गया और ऑटोमन साम्राज्य के और भी ज्यादा टुकड़े हो गए। युद्ध खत्म होने के ज्यादातर ऑटोमन एरियाज ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रशिया के बीच में डिवाइडेड हो गए। और फिर आता है साल 1922, जब ऑटोमन सुल्तान की उपाधि को खत्म कर दिया गया। अब अगर आप याद करें तो हमारे देश में इस टाइम पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके साथ ही एक और आंदोलन चल रहा था, और वो था खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को बचाने के लिए चल रहा था, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर साल आया 1922 में ही ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये वो साम्राज्य था जो सिर्फ अपनी बड़ी जीतों के लिए नहीं, बल्कि कला, विज्ञान, चिकित्सा में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। इस दौर में इस्तांबुल और दूसरे कई मुस्लिम शहर कला के केंद्र के रूप में उभरने के चित्रकला, कविता, वस्त्र कला, कालीन, बुनाई, चीनी मिट्टी की चीजें और संगीत को इस दौरान बहुत बढ़ावा मिला था। ऑटोमन साम्राज्य में विज्ञान को भी बहुत खूब बढ़ावा दिया गया। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, फिजिक्स, भूगोल और केमिस्ट्री को सीखने और सिखाने का काम इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर होता था। इस साम्राज्य के खात्मे के साथ ही ये सब कुछ भी पतन की ओर चला गया। दोस्तों, साल 1299 से लेकर साल 1222 के बीच कुल 36 सुल्तानों ने ऑटोमन साम्राज्य की गद्दी को संभाला। 600 सालों के इस टाइम पीरियड में ऑटोमन साम्राज्य ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यही वजह है कि ऑटोमन साम्राज्य को दुनिया के सबसे महान इस्लामिक राज्य के रूप में देखा जाता है, जिसको खत्म होने में भी बहुत लंबा समय लग गया था। तो ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर खात्मे की। हालांकि इस बात पर कई सारे विवाद भी हैं। कई ऐतिहासिककार कहते हैं कि ऑटोमन कभी इतना मजबूत था ही नहीं और ऑटोमन साम्राज्य में केवल क्रूरता ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लंबे समय तक ये नहीं टिक पाता। जिस साम्राज्य के दौरान शिक्षा को बढ़ावा मिला हो, ये वो साम्राज्य कितना निपुण और सुशिक्षित होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे ऑटोमन साम्राज्य के पतन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।